T20 सीरीज की जलाला के बाद आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड एक दूसरे के सामने होंगे इन फर्स्ट ओडीआई, जो कि रात 3 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक खेला जाएगा नेपियर में, मैकलियन पार्क में। तो इस मैच से रिलेटेड, इस ग्राउंड से रिलेटेड इसके क्या स्टैट्स हैं वो पता कर लेते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के स्क्वाड्स की क्या टीम कंपोजिशन हो सकती है, बाबर रिजवान की टीम में वापस आने से क्या फर्क पड़ सकता है, उन सब चीज़ों का जिक्र करते हैं आज की वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। और आज बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की जहां पे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच खेला जाएगा अभी से कुछ देर बाद। ये मैकलियन पार्क है, नेपियर, न्यूजीलैंड। और आपको इस ग्राउंड की डायमेंशन अगर मैं दिखाऊं तो वो कुछ इस जैसी दिखती है और आपको लग रहा होगा कि ये एक रग्बी फील्ड की तरह की एक डायमेंशन है। तो बिल्कुल ये ग्राउंड जो है ये रग्बी के लिए इस्तेमाल किया गया इन द रिसेंट पास्ट। यहाँ पे लास्ट मैच जो खेला गया था वो 2023 में खेला गया था। तो तकरीबन 2 साल के बाद यहाँ पे कोई इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है। अब अगर मैं बात कर लूँ इसकी बाउंड्री डायमेंशंस की, तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि जो स्क्वायर पे बाउंड्रीज हैं वो स्ट्रेट बाउंड्री से काफी ज्यादा छोटी हैं। अगर मैं बात कर लूँ स्क्वायर लेग की तो वो सिर्फ और सिर्फ 57 मीटर की बाउंड्री है। एंड अगर मैं इसको पॉइंट की तरफ लेके जाऊं तो वो भी 57 टू 58 मीटर्स की ही बाउंड्री बनती है। फिर अगर बॉलर बॉलिंग करता है फ्रॉम सेंटेनियल एंड, तो यहां से इसको स्ट्रेट जो एंड मिल जाता है, यानी स्ट्रेट बाउंड्री मिलती है, वो 65 मीटर्स की मिलती है। लेकिन अगर ये एम्बैंकमेंट से बॉलिंग करेगा, एम्बैंकमेंट जो एंड है इन लोगों का, अगर यहां से बॉलिंग करेगा तो स्ट्रेट बाउंड्री भी सिर्फ और सिर्फ 59 मीटर्स की है। सो दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल ग्राउंड। अगर आप इसकी डायमेंशंस को देखें, बॉलर्स के लिए बहुत खराब ग्राउंड होने वाला है, क्योंकि जो क्रिकेट जिस तरीके से स्पीड अप की है तो हर कोई चांस लेने की कोशिश करता है। हम बड़ा स्कोर यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन बाउंड्री एक जगह करते हैं। अब इसकी जो सरफेस है उसकी बात करते हैं। सो एज एक्सपेक्टेड न्यूजीलैंड में हम लोग हमेशा यही एक्सपेक्ट करते हैं कि फास्ट बॉलिंग सपोर्टिव विकेट्स मिलेंगी हमें, और ऐसा ही है यहाँ पे भी। आपको बॉल हिलता हुआ भी मिलेगा और फास्ट बॉलर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। लेकिन आप देखेंगे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो शॉर्ट बॉल करते हुए घबराएंगे, क्योंकि दे हैव अ वेरी स्मॉल स्क्वायर बाउंड्री। अगर एक टॉप एज भी लगता है तो वो भी छक्के की तरफ जा सकता है। एंड छोटी बाउंड्रीज हैं तो फास्ट बॉलर्स थोड़ा सा कतराएंगे। लेकिन अगर आप एम्बैंकमेंट एंड से बॉलिंग करेंगे तो वहां पे आपके पास अगर अच्छा शॉर्ट बॉल है, सो यू हैव अ 66 और 65 मीटर टू प्ले विद ऑन स्क्वायर लेग, या फाइन लेग बोल लें या थर्ड मैन बोल लें, उस पर आपके पास थोड़ा सा चांस बन सकता है कि वहां से शॉर्ट बॉल्स ट्राई हो जाएं। लेकिन ज्यादा शॉर्ट बॉल्स आई डोंट थिंक ट्राई करेंगे। बाकी स्पिनर्स भी आपको इसमें बहुत कम इन्वॉल्व हुए दिखेंगे गेम में, क्योंकि एक फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस है, ऊपर से ओवरकास्ट कंडीशंस है। ओवरकास्ट कंडीशन से मुझे ये याद आया कि बारिश का इम्कान जो है वो जब मैच शुरू हो रहा है न्यूजीलैंड के टाइम के मुताबिक 1 बजे, तो उस वक्त थोड़ी सी बारिश है, 20% बारिश है। 12 बजे और 1 बजे के दरमियान 20% बारिश है। लेकिन उसके बाद पूरा दिन जो है वो जो है एवरेज टेम्परेचर आप उस पर बोल रहे हैं 15 डिग्री सेल्सियस है, इससे ऊपर नहीं है और बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। सो अगर बारिश होगी तो वो भी इनिशियल स्टेज पे होगी थोड़ी सी, फिर उसके बाद लेकिन आपको पूरा मैच एक फ्लो में विदाउट एनी रेन इंटरप्शन दिखेगा। लेकिन सर्दी बहुत है, तो इफ कोई स्पिनर खेलता है तो उसके लिए आसान नहीं होगा बॉल ग्रिप करना। आपको पता है सर्दी में जो कोल्ड फिंगर्स हो रही होती हैं आपकी, तो स्पिनर के लिए कोई आसान बात नहीं होती उन कंडीशंस में जाके बॉल ग्रिप करना और बॉल गिराना जगह पे। इसलिए हमने देखा कि पाकिस्तान के स्पिनर्स जब T20 भी खेल रहे थे तो बहुत मुश्किल हो रही थी शादाब के लिए भी, इवन अबरार के लिए कुछ मैचों में, कि वो बॉल गिरा नहीं पा रहे थे। लेकिन एज अ प्रोफेशनल ये कोई रीज़न होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक कॉशियस तौर पे मैं आपको ये रीज़न बता रहा हूँ। खैर, अब जैसे मैंने बात की कि पाकिस्तान जो है अब फास्ट बॉलिंग पे बहुत फंसता है, ये बात हमें 90s से भी पता है, 80s से भी पता है, उससे पहले से भी पता है। कोई ऐसा ग्राउंड जहाँ पे फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली विकेट्स हो, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तानी बैट्समैन हैज ऑलवेज स्ट्रगल्ड अगेंस्ट दीज कंडीशन, अगेंस्ट दीज बॉलर्स। और यही हमें हिस्ट्री भी बताती है। पाकिस्तान ने टोटल यहाँ पे 7 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 6 मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले और 1 मैच यूएई के खिलाफ खेला है। तो अगर मैं यूएई के मैच को साइड करूं, क्योंकि वो मैच पाकिस्तान ने 2015 के वर्ल्ड कप में इजीली विन किया था, अगर उसको साइड करूं तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का हेड टू हेड यहाँ पे आता है। 6 मैचेस का हेड टू हेड मैं आपको बताऊं तो 5 न्यूजीलैंड बड़ी कंफर्टेबली जीता है और 2011 में पाकिस्तान 2 विकेट से यहाँ पे जीतने में कामयाब हुआ था अगेंस्ट न्यूजीलैंड। लेकिन आपको एक और रिकॉर्ड से आगाह करूं कि थर्ड लोएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट इस ग्राउंड पे जो स्कोर बना है ओडीआई क्रिकेट में वो पाकिस्तान का है, 124 एंड 135 रिस्पेक्टिवली पाकिस्तान ने स्कोर किया हुआ है यहाँ पे।
सेकंड लोएस्ट एंड थर्ड लोएस्ट स्कोर यहाँ पे पाकिस्तान का। सो ये पता चलता है कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो इसी तरीके की है कि फास्ट बॉलिंग कंडीशंस में कभी भी हमारी टीम ने ना तो अच्छा खेला है, ना तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग परफॉर्म कर पाए। लेकिन जो न्यूजीलैंड ने भी यहाँ पे बांग्लादेश से सीरीज खेली थी, बांग्लादेश ने बड़ी आसानी से न्यूजीलैंड को हराया था और न्यूजीलैंड की कोई छोटी टीम नहीं थी, न्यूजीलैंड की बड़ी टीम थी एंड न्यूजीलैंड को बांग्लादेश ने 98 पे ऑल आउट किया हुआ इस ग्राउंड में। सो अगेन सेइंग दैट अगर फास्ट बॉलर्स अच्छे एरियाज पे बॉल करने में कामयाब होते हैं देन इट इज़ अ चांस के बॉलिंग साइड किसी भी बैटिंग को, भले वो पाकिस्तान की बैटिंग हो भले वो न्यूजीलैंड की बैटिंग हो, इजीली पकड़ सकती है। ग्राउंड की बात तो बहुत हो गई, अब आ जाते हैं टीम्स पे। तो सबसे पहले अगर मैं पाकिस्तान टीम को देखूं, इनका स्क्वाड देखूं, आपके सामने स्क्वाड आ रहा होगा, एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं स्क्वाड फिर डिस्कशन करते हैं। तो भाई स्क्वाड में हमारे पास मोहम्मद रिजवान कैप्टन है, सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आकिब जावेद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, इरफान न्याजी, नसीम शाह, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ब्रेव इनफ टू प्ले 4 सीमर्स? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा क्योंकि कंडीशन तो आपको बोलती है कि आप खिलाओ 4 सीमर्स, फिर वो 4 सीमर्स आप एक बैट्समैन की कुर्बानी देके खिलाएंगे या अबरार की कुर्बानी देके खिलाएंगे, ये आपके ऊपर है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं 4 सीमर्स जो अटैक और जो टीम पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में खेली थी वो ही यहीं पे लाऊंगा मैं, और वो जो 4th सीमर आपका होगा वो अब हसनैन की जगह मोहम्मद वसीम जूनियर होगा। तो ये एक थोड़ा सा एज आपको मिल जाएगा कि मोहम्मद वसीम थोड़ी बहुत बैटिंग भी करता है, सो मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद अली, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मोहम्मद अली को डालना पड़ेगा। ऑल्दो मेरी लाइकिंग में वो इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस है ही नहीं उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में, अनफॉर्चुनेटली कुछ खास किया नहीं है उसने अभी तक, और टीम के साथ है तो देखते हैं आज अब क्या करता है सीरीज में। तो मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद अली, आकिब जावेद एंड दे विल बी जॉइंड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ नसीम शाह। तो ये हमारे पास हमारे 4 सीमर्स हो गए। उसके बाद जो है सलमान अली आगा आपको थोड़ी सी स्पिन दे देंगे, फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि आपको खुशदिल के साथ जाना है या आपको इरफान खान के साथ जाना है। सो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं खुशदिल के साथ जाऊंगा क्योंकि अगर कभी 2-3 ओवर बीच में निकलवाने हों विद द बॉल तो वो खुशदिल कर सकता है। 2-3 ओवर तो आई थिंक इतना गुड इनफ बॉलर है वो कि 2-3 ओवर अच्छे आपको दे सकता है। सो मेरे ये 4 सीमर्स और उसके बाद 2 ऑलराउंडर्स आपके, जिसमें आ गए आपके सलमान और खुशदिल। तो ये आपके 6 बॉलर्स हैं विद वैरायटी ऑफ 2 स्पिनर्स आप ले लें इसमें और 4 सीमर्स जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है इस ग्राउंड पे। और जितनी बॉल जगह पे पिच करेंगे, जितनी लेंथ अच्छी हिट करेंगे, दे विल बेनिफिट और विकेट्स मिलेंगी। इधर अच्छी विकेट होती है यहाँ पे फास्ट बॉलर्स के लिए, बड़ी इंडक्टिव विकेट होती है। सो हमें देखना पड़ेगा कि जो बॉलर्स अगर लाइन हिट करेंगे, एरियाज अगर अच्छे हिट करते हैं तो विकेट्स दूर नहीं होंगी, विकेट्स हमें मिलेंगी। ऑल्दो थोड़े रन्स पड़ सकते हैं क्योंकि ग्राउंड छोटा है, डायमेंशंस ऐसी हैं, आउटफील्ड भी थोड़ी बहुत तेज होगी। सो एरियाज हिट करना बहुत ज़्यादा मेन कंसर्न है। इस दफ़ा हमारे पास कोई लेफ्ट आर्म की वैरायटी नहीं है क्योंकि शाहीन को स्क्वाड में इंक्लूड नहीं किया गया है और हमारे पास सारे राइट आर्म पेसर्स हैं। सो लेट्स सी किस तरीके से जाते हैं। उसके बाद ये 6 तो हो गए हमारे लड़के इस तरफ। अब इसके अलावा अगर मैं 5 बैट्समैन की बात करूं तो वो प्रीटी सिंपल चॉइस हो जाती है हमारे लिए। इमाम, अब्दुल्ला, बाबर, रिजवान, ये 4 हो गए। उसके बाद आप तैयब ताहिर को इंक्लूड कर लें इसमें। तो ये 5 आपके बैट्समैन हो गए एंड देन ये 6 आपके 2 ऑलराउंडर, 4 पेसर। ये मेरी टीम है जो कि मैं खिलाना चाह रहा हूँ इन 11 टुमारो। देखें इसमें जो है जैसे मैंने पहले भी बात की, कंडीशंस के हिसाब से हमेशा टीम बनती है। जहाँ पे आपको 2 स्पिनर्स की ज़रूरत थी, अनफॉर्चुनेटली आपने इतना जिगर गुर्दा नहीं दिखाया दुबई में कि आप 2 स्पिनर खिलाओ अपने एक फास्ट बॉलर को बेंच करके। लेकिन हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम सीरीज जीते, तो वो इसी वजह से जीते थे कि एक्यूरेट टीम खेल रही थी अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। 4 पेसर्स थे आपके पास, अच्छे पेसर्स थे, उन्होंने आपको आउट करके दिए एंड बैटिंग के लिए आसान कर दिया। हमारी बैटिंग हमें कभी भी ऐसी सीरीजेस नहीं जितवाएगी, इतनी बात तो हमें पता है और हम सबको पता है कि बैटिंग अनफॉर्चुनेटली इन जैसी कंडीशन में हमें कभी भी परफॉर्म करके नहीं देती। सो किसी भी बैट्समैन से उम्मीद लगाना मैं नहीं समझता कि ये कोई जायज़ बात है, अपार्ट फ्रॉम बाबर मैं ये बोलता हूँ क्योंकि बाबर हैज़ अ टेक्निक टू सर्वाइव इन एनी कंडीशन, और अगर वो नहीं करता देन गुस्सा बजा है क्योंकि उस जैसे प्लेयर नहीं है हमारे पास। वो हमारा नंबर 1 बैट्समैन है तो उसको परफॉर्म भी उसी तरीके से ही करना चाहिए जिस तरीके से एक नंबर 1 से उम्मीद लगाई जाए। एंड इंशाल्लाह अगर वो यहाँ पे परफॉर्म करता है, क्योंकि न्यूजीलैंड भी इतनी तगड़ी कोई साइड नहीं लेके आया हुआ, सारे यंगस्टर्स हैं, तो अगर वो भी परफॉर्म करता है तो उसका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस खुलेगा। जो बैकलैश आया हुआ है अभी, जो फॉर्म गिरी हुई है, जो हेट मिल रही है, वो उसको सारी चीज़ें धो सकता है वो। सो लेट्स सी किस तरीके की परफॉर्मेंस देती है टीम पाकिस्तान।
अच्छा जी, अब न्यूजीलैंड की अगर मैं बात कर लूँ तो काफ़ी इनएक्सपीरियंस साइड है। सबसे पहले एक नज़र डाल लेता हूँ मैं स्क्वाड पे, एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। तो लैथम कप्तानी करेंगे, मोहम्मद अब्बास आए हैं, अशोक, माइकल ब्रेसवेल, चैपमैन है, डफी हैं, मिच हे हैं, कीली हैं, डैरल मिचेल हैं, विलो रूक हैं, बेन सेयर्स हैं, नेथन स्मिथ हैं एंड विल यंग है। तो काफ़ी यंग टीम है लेकिन एक्साइटिंग टीम है। आप किसी भी न्यूजीलैंड के यंगस्टर को आप देखें तो आप यही बोलेंगे कि यार इसमें कुछ ना कुछ तो होगा, तभी इतनी अच्छी टीम को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। यू विल एक्सपेक्ट एवरी यंगस्टर टू बी वेरी मच एनर्जेटिक इन द फील्ड। फील्डिंग में हल्के नहीं आएंगे कभी भी, और मेरे ख्याल से जो एक्सपीरियंस है इनके साथ लेथम का भी, देन मिचेल का भी, विल यंग भी अच्छे खासे मैचेस इन दी रिसेंट पास खेल चुके हैं, सो दैट विल हेल्प देम। ब्रेसवेल भी होंगे इनके साथ, फिर उसके बाद हमारे पास चैंपियन भी हैं। सो ये एक बैलेंस स्क्वाड है। मैं इसमें ये नहीं बता सकता क्या 11 खेलेगी क्योंकि आई एम वेरी अननोन टू दीज प्लेयर्स, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर बोलूँगा कि जो इनके सीनियर मेंस हैं वो ऐसे हैं कि उन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है और उनका ऑब्वियसली होम कंडीशंस है तो वो ऊपर से ही आने की कोशिश करेंगे। बाकी पेस अटैक्स आप देख लें, बेन सेयर्स के पास भी पेस है, नेथन स्मिथ के बाद भी अच्छा खासा पेस है, फिर उसके बाद आप देखें जैकब डफी ने पूरी ओडीआई T20 सीरीज आपको तंग किया है। सो कैसे पेस अटैक को टैकल करना है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा पाकिस्तान के लिए। अगर तो पहले के 10-15 ओवर संभल के खेलते हैं, अच्छी तरीके से खेलते हैं, सो देन डेफिनेटली आपके पास मैच में चॉइस होगी, मैच में आप इन रहोगे हर वक्त और आप अच्छा टोटल लगाने में कामयाब हो पाओगे अगर तो आप पहले बैटिंग करते हो। एज अ यूनिट अगर कोई भी टॉस जीतता है मैं समझता हूँ वो पहले बॉलिंग ही करेगा, क्योंकि गिवन द फैक्ट जो मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, वो सारा यही सपोर्ट करती हैं कि पहले हम लोग बॉलिंग करें एंड देखें क्या ऑपोजिशन बनाती है एंड उसके बाद चेस करें। क्योंकि मेरे ख्याल से डे मैच है, 1 से लेकर 4 बजे तक शायद फर्स्ट इनिंग खत्म हो जाएगी, देन 4 से 7 या 4 से प्रॉबेबली 8 तक चली जाए सेकंड इनिंग। तो डे मैच है, इतनी ज़्यादा लाइट का फैक्टर नहीं आएगा कि अंडर लाइट्स कैसी बॉल हिलती है या नहीं हिलती, वो फैक्टर तो चलें दूर है इस मैच से। तो आई थिंक इससे कोई वो नहीं होगा कि हम लोग पहले बॉलिंग करें और ओवर कैश कंडीशंस का फायदा उठाएं, जो कि मैंने आपको बताया मैच के शुरू में बारिश का इम्कान है। सो दैट विल रियली हेल्प दी फास्ट बॉलर्स। थोड़ा सा सरफेस से भी मिलेगा, फ्रेश सरफेस होगा, फिर उसके बाद देखें खेल के वो आफ्टर 40-50 ओवर्स किस तरीके से बिहेव करता है। सो ये था आज का प्रीव्यू और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान जो ओडीआई फॉर्म लेके आ रहा है स्पेशली इन दी सीरीजेस वो कंटिन्यू करे। देखें हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी में थोड़ा सा ख़राब खेल गए हम ड्यू टू बैड सिलेक्शन भी कह सकते हैं, फिर अनफॉर्चुनेट इंजरीज भी कह सकते हैं, तो उसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी ख़राब गई। लेकिन अगर हम ओवरऑल एनालाइज करें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इन ओडीआई सीरीजेज वो काफ़ी अच्छी है। सो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करे पाकिस्तान एंड देन बिल्ड ऑन करे अपनी टीम यहाँ से, क्योंकि अब जो है मज़ीद नीचे जाने की गुंजाइश बाकी नहीं रही है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।